हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? मस्त हो ना? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? मैं आपका टीचर, आपका सहयोगी रजुन पांडे। मैं 9th वालों के लिए केमिस्ट्री का लेक्चर लेकर के आया हूँ। ये स्पेशली हम जो वीडियो बना रहे हैं ये यूपी बोर्ड वालों का है, क्योंकि हमने देखा था कि सीबीएसई बोर्ड का वीडियो हमने यूपी बोर्ड में भेजा था। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो हमने सोचा है कि स्पेशली हम यूपी बोर्ड का अलग से वीडियो आज से बना रहे हैं। ये तीसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है, आप सभी लोग आनंद लेंगे। तो अगला इसमें टॉपिक आपका है कणों के गुण तक हो गया था, कणों के गुणधर्म। अगला क्या है? कणों के गुणधर्म। कणों के गुणधर्म चैप्टर ये आपका 1 है। चैप्टर आपका 1 है। हमारे आसपास के पदार्थ, आसपास के पदार्थ। देखिए, कणों के गुणधर्म में हमने पहला पॉइंट जो आपको नोट कराया था, बताया था पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला पॉइंट में क्या बताया था? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। इस चीज का हम एक्टिविटी प्रतिक्रिया कैसे करेंगे? एक्टिविटी कैसे करेंगे? हम लेते हैं 1 गिलास पानी ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। 1 गिलास वाटर लेकर के वाटर इसमें भरते हैं। पाइप में यहाँ तक हमने वाटर इसमें भर दिया, पानी को यहाँ तक भर दिया। हम 1 चम्मच नमक ले रहे हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच इसमें क्या ले रहे हैं? नमक। क्या ले रहे हैं? नमक ले रहे हैं। इसमें डालेंगे नमक को। अब एक चीज याद रखिए, हमको देखना है कि इसके कणों के बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में क्या रिक्त स्थान सचमुच होता है कि नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए, जब हम नमक को इसमें डालेंगे तो नमक को डालने से क्या होना चाहिए? इसका आयतन क्या होना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। लेकिन हम 2 चम्मच नमक इसमें डाल रहे हैं तो देखते हैं कि नमक डालने पर भी इसका स्तर, मतलब इसका आयतन कुछ बढ़ा नहीं। इससे हम क्या अनुमान लगाएंगे? इससे हम अनुमान ये लगाएंगे कि नमक का जो मॉलिक्यूल है, जैसे ये 2 इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जल के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं? जल के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये आपका हो गया जल का कण। जल के कण के बीच में किसका कण आ जाता है? नमक का कण। मतलब नमक काम क्या करता है? नमक का कण कहाँ चला जाता है? तो जल के कणों के बीच में से जो स्थान होता है, उसी स्थान में ये भर जाता है। इससे उसका आयतन बढ़ने नहीं पाता है। फिर से एक बार, मतलब जो नमक का कण है, ये कण उसका आयतन इसलिए नहीं बढ़ा पाता क्योंकि ये अलग से कहीं नहीं जुड़ता है, बल्कि जल के कणों के बीच में जाकर के सेट हो जाता है। इससे उसका आयतन बढ़ने नहीं पाता है। ये चीज क्लियर हुआ? तो अब बताओ, सबसे अधिक कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी सबसे कम किसमें होगी? सबसे कम ठोस में होती है। ठोस में होती है। उससे अधिक किसमें होती है? द्रव में। द्रव में
ठोस से अधिक होती है, से अधिक होती है, अधिक होती है। थर्ड, गैस में सबसे अधिक होती है, गैस में सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, अधिक होती है। मतलब अणुओं या कणों के बीच की दूरी सबसे कम किसमें होती है, ठोस में होती है। ठोस में पहले इतना का रहेगा, ये ठोस हो गया, तो ठोस से अधिक किसमें होगा, द्रव में होगा। और सबसे अधिक किसमें कणों के बीच की दूरी रहेगा, गैस। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगला दूसरा हमने जो बताया था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने उदाहरण में क्या बताया था, इसको मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण, दूसरा पॉइंट है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, कैसे हम बता पाएंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको पता करने के लिए फिर हम लेते हैं एक गिलास पानी। क्या लेते हैं, एक गिलास पानी लेंगे। पानी हमने यहां तक भर दिया, यहां तक भर दिया। अब बताओ, यहां पर हम ले रहे हैं एक ड्रॉप इंक, इंक का एक ड्रॉप, एक बूंद ले रहे हैं, किसका, इंक का। जब इंक का मतलब रंग का एक बूंद इसमें गिरता है तो ये धीरे धीरे फैलता है, मतलब ये चलता हुआ दिखाई देता है। इंक का कण क्या करते हुए दिखाई पड़ता है, चलते हुए दिखाई पड़ता है। तो इंक का कण चल क्यों रहा है, क्यों, क्योंकि पदार्थ के कण लगातार इंक के कण को टक्कर देते हैं। टक्कर क्यों देते हैं, क्योंकि निरंतर वो क्या होते हैं, गतिमान होते हैं, इसलिए निरंतर क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। इस प्रकार इंक क्या करता है, पूरे आयतन में एक समान रूप से क्या करता है, फैल जाता है। तो ये क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। चलिए तब इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए। पदार्थ के कणों में, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। मतलब कहने क्या है, तो कि पदार्थ के कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, और इसी गतिज ऊर्जा के कारण ये क्या करते हैं, गतिमान होते हैं। अब ताप बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ने से क्या होती है, आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कणों की गति और तेज हो जाती है, अर्थात कणों की गति तेज हो जाती है, अर्थात कणों की गति, कणों की गति तेज हो जाती है, तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जब तापमान बढ़ता है तो कण की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कण की गतिज ऊर्जा जब बढ़ती है तो कण की गति भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। कणों की गति, कणों की गति,
कणों की गति सबसे कम किसमें होती है? सबसे कम ठोस में होती है, ठोस में होती है। ठोस से अधिक द्रव में होती है, द्रव की होती है। सबसे अधिक गैस की होती है, गैस की होती है। मतलब सबसे कम इसमें होती है ठोस में, ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, उससे अधिक द्रव की, और सबसे अधिक किसकी होती है? गैस की होती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 2 पॉइंट हो गया गुणधर्म में। तीसरा पॉइंट आपका है पदार्थ के कण। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम कैसे बता पाएंगे? बायली या फिर टूटी है, नल की टंकी की टूटी है। टूटी में हम अंगुली लगा दिए, अंगुली लगाएंगे तो ये टूटी का जो जल है 2 भागों में बढ़ जाएगा। जैसे अंगुली लगाएंगे तो कुछ जल यहाँ से जाएगा, कुछ जल इधर से जाएगा, और अंत में जाकर के दोनों फिर मिल जाता है। तो इसका कारण क्या हुआ कि दोनों अणुओं के बीच में आकर्षण था, तो वह पुनः जाकर के मिल गया। यह आकर्षण अगर ना होता तो अणु आपस में मिलते नहीं। अतः 2 अलग-अलग रास्ते से जल गिरता, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में सबसे अधिक होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। उसके बाद किसमें होता है? ठोस से कम द्रव में होता है, और सबसे कम गैस में होता है, गैस में सबसे कम होता है। ये क्लियर हुआ? यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा? बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर हुआ। इसको मिटाएं। देखिए अगला है पदार्थ की अवस्थाएं। अगला पॉइंट क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ कितने अवस्थाओं में पाया जाता है? इस समय 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, दूसरा क्या होता है? द्रव, और तीसरी अवस्था क्या होती है? गैस। चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था क्या होती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
ये 5 अवस्थाएं होती हैं। 5 में से 3 के बारे में आपको सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन इन दोनों के बारे में भी हम सिलेबस ये चैप्टर खत्म होते होते लिखा देंगे और बता देंगे। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है? वैसे 5 होती हैं, लेकिन 3 के बारे में आपको पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। तो तीनों के बारे में हम एक कॉलम बना करके एक साथ अध्ययन करेंगे, तो उससे सुविधा होगी। एक 3 कॉलम हम बना लिए। 3 कॉलम में एक तरफ ठोस कर दिए, दूसरी तरफ हम कर दिए द्रव, और तीसरी तरफ हम कर दिए गैस। ठीक। ठोस में हम पहला पॉइंट लिखेंगे निश्चित आकार। ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। द्रव का निश्चित नहीं होता, मतलब अनिश्चित आकार। अनिश्चित आकार। और तीसरा गैस का भी क्या होता है? अनिश्चित आकार। अनिश्चित आकार। दूसरा पॉइंट निश्चित आकृति। निश्चित आकृति। इसमें क्या होगा? अनिश्चित आकृति। आकृति। ये भी क्या होगा? अनिश्चित आकृति। आकृति। निश्चित आयतन। निश्चित आयतन मतलब ठोस का आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। द्रव का निश्चित होता है। इसमें भी आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित आयतन। और इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता, मतलब अनिश्चित आयतन। अनिश्चित आयतन। ये कैसा होता है? ठोस। इसमें ठोस होता है। ये कैसा लक्षण प्रदर्शित करता है? ठोस कठोर होता है। सॉरी, ठोस होता है। ठोस मतलब ये कठोर होता है। ये कैसा होगा? कठोर होगा। इसमें बहाव होता है। बहाव। इसको कहा जाता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी। और इसको सॉलिडिटी कहा जाता है। इसमें भी क्या होता है? बहाव। तीनों में मतलब एक में एक कठोर होता है, दूसरा क्या होता है? बहाव होता है, तीसरे में भी क्या होता है? बहाव होता है। ये असंपीड्य होता है। असंपीड्य मतलब जिसको दबाने पर न दबे। ये कैसा होता है? असंपीड्य। ये भी क्या होता है? संपीड्य होता है, मतलब इस प्रकार से नहीं दबाना है। एक पिस्टन ले लीजिए, पिस्टन में तो सिलेंडर ले लीजिए, इसके अंदर पिस्टन लगा है और इसके अंदर वाटर है। क्या है? वाटर है। तो इसको जब दबाएंगे तो ये दबेगा, लेकिन बहुत कम दबेगा, और ठोस है तो बिल्कुल नहीं दबेगा। तो असंपीड्य, कम संपीड्य, संपीड्य, और ये ज्यादा दब जाएगा, अधिक संपीड्य। इतना पॉइंट आपका था। मतलब ठोस किसे कहा जाएगा? जिसका निश्चित आकार हो, निश्चित आकृति हो, निश्चित आयतन हो, कठोर हो और असंपीड्य हो, उसको कहा जाता है ठोस। ऐसे ही द्रव और ऐसे ही गैस कहलाता है। तो यहाँ तक हो गया। आज के लेक्चर में मैं बस यही तक।
निश्चित आकृति, आकृति मतलब जैसे मेरा चेहरा है छोटा और बड़ा हो जाना, तो छोटा बड़ा होना, आकृति जो है छोटा बड़ा होना मतलब आकार में बड़ा हो जा रहा है, आकार में छोटा हो जा रहा है। आकृति जैसे मेरा चेहरा इस तरह से है, अब इसमें कुछ परिवर्तन हो जाए तो उसी को कहा जाता है आकृति। तो आकार और आकृति में यही अंतर होता है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पसंद आए तो कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल। धन्यवाद।